हेलो स्टूडेंट्स, 5 लेक्चर के मदद से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रूसियन रिवोल्यूशंस के बारे में बहुत अच्छे से हम जान चुके हैं। आज हम लोगों को बात करनी है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रूसियन रिवोल्यूशंस एंड द यूएसएसआर के बारे में। इसलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रूसियन रिवोल्यूशंस एंड द यूएसएसआर। बच्चों, रूसियन रिवोल्यूशंस की वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। 1920 में ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। काफ़ी सारे नॉन रूसियन ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सभी बल्शेविक ने मिलकर एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई जिसका नाम रखा गया कॉमिंटर। जानते हैं बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने तक यूएसएसआर की मदद से पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म की आइडिया पॉपुलर हो चुका था। इनफैक्ट इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग रूसियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए। पॉलिटिकल लीडर्स और कल्चरल फिगर्स ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। यूएसएसआर की मदद से रूसिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया। लेकिन बच्चों, ज़्यादातर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में यूएसएसआर ने रिप्रेसिव मेथड को यूज़ किया, जिसके मुताबिक सिटीजन्स को पर्सनल फ्रीडम नहीं दी जाती। इसलिए बच्चों, लोगों को यूएसएसआर को लेकर डिफरेंट ओपिनियन होने लगे और 20वीं सेंचुरी खत्म होने तक यूएसएसआर के सोशलिस्ट रेपुटेशंस बिल्कुल खत्म हो गए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर और दैट इज फाइनल लेक्चर। बच्चों, इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे और मेजर इवेंट सारे को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1850 से 1880 तक के पीरियड को। जानते हैं बच्चों, इस पीरियड की दौरान रूसिया में सोशलिज्म के आइडिया को लेकर डिस्कस करने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की वजह से सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में बदलाव आए। लेकिन यूरोपियन सिटीजन्स ने सोसाइटी में आ रही चेंजेस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए सोसाइटी 3 हिस्सों में बांट गई, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। रेडिकल्स और लिबरल्स का मानना था कि एक ऐसा सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हो। इस बात का काफ़ी सारे सोशलिस्ट ने साथ दिया, जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड लुईस ब्लांक। एक ऑर्गेनाइजेशन से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। रूसियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। बच्चों, रोमानोव फैमिली रूसिया में राज करती थी। जान निकोलास सेकेंड रूसिया के राजा थे। रूसिया में 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का ही काम करती थी। बच्चों, 1914 से पहले रूसिया में सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल माना जाता था। इसलिए 1898 में द रूसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने इलीगली ऑपरेट करना शुरू कर दिया। 1900 में द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गई, जिसमें पीजेंट्स को राइट्स दिया कि नोबिलिटी की लैंड्स को फोर्सफुली हड़प कर सकते हैं। इस बात को अपोज किया सोशल डेमोक्रेट्स ने। इसलिए बच्चों, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी को लीड करने लगे। बात करते हैं 1904 के बारे में। बच्चों, 1904 रूसियन वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा रहा। गुड्स के प्राइसेस तो बढ़े ही, साथ में इनकम भी 20% कम हो गई।
4 वर्कर्स को पोर्टिलो फैक्ट्री से निकाल दिया गया। इसलिए 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक्स डिक्लेयर कर दिए। ये स्ट्राइक विंटर पैलेस तक जा पहुंची, जहां पर पुलिस ने वर्कर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इस अटैक के वजह से 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। इसलिए इस दिन को हम ब्लडी संडे के नाम में जानते हैं। 1905 रिवॉल्यूशंस के पीछे ब्लडी संडे का होना एक बहुत ही मेजर रीजन है। बच्चों, 1905 में सोशल डेमोक्रेट ने और सोशल रिवॉल्यूशनर्स ने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की बात की। ब्लडी संडे की इंसिडेंट की वजह से जॉन निकोलस सेकंड ने एक दैट इज कॉन्सल्टेटिव असेंबली इलेक्ट की, जिसका नाम रखा गया डुमा। जॉन निकोलस सेकंड की पावर कम ना हो, इसीलिए थर्ड डुमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को रखा गया। डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूसियन रिवॉल्यूशन एम्पायर के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेंट्रल पावर और एलाइड पावर का बीच में हुआ था और 1914 से लेकर 1916 के बीच रूसिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत बुरी तरीके से हार गई। इस हार के बारे में रूसियन सोसाइटी में और इस हार के कारण रूसियन सोसाइटी में बहुत ही बड़ा बदलाव आई। इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई, फूड की प्राइसेस भी बढ़ने लगे, लेबर शॉर्टेज के प्रॉब्लम भी आ गई। और जानते हैं बच्चों, लोगों को ब्रेड खरीदना भी मुश्किल हो गया। फिर आते हैं 1970। बात करते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग में एक फैक्ट्री में लॉकआउट की सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स भी स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। इस स्ट्राइक सेंट पीटर्सबर्ग से मेन स्ट्रीट तक, जिसका नाम था मैस्की प्रॉस्पेक्ट, तक जा पहुंचे। सोल्जर्स ने वर्कर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने डुमा को सस्पेंड करने की बात की। इसकी वजह से पब्लिक प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए कुछ और सोल्जर्स को भी बुलाया गया वर्कर्स पर अटैक करने के लिए। लेकिन बच्चों, इस बार सोल्जर्स ने वर्कर्स के ऊपर अटैक करना बिल्कुल मना कर दिया। इनफैक्ट सोल्जर्स ने वर्कर के साथ देने की बात की। इसलिए सभी सोल्जर्स और वर्कर्स डुमा की बिल्डिंग में इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को एक काउंसिल डिक्लेयर कर दिया और इस काउंसिल का नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। 2 मार्च 1917 को कुछ मिलिट्री ऑफिशियल की बात मानते हुए जॉन निकोलस सेकंड अपना सिंहासन छोड़ दिया। इसलिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस की वजह से रूसिया में मोनार्ची सिस्टम्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब डिस्कस करते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों, 1917 में बल्शेविक रूसिया में सोशलिस्ट पावर एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो बाकी सारे लोगों ने इस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, लेकिन काफी सारे लोगों ने इस बात की वजह से बल्शेविक की अगेंस्ट में रिवोल्ट भी किया और औरंगजेब की मदद से विंटर पैलेस को सीज कर दिया और बाकी शिप्स की मदद से गवर्नमेंट की मिलिट्री पॉइंट सारे को हड़प लिया गया और रूसियन कांग्रेस अब सोवियत ने
बल्शेविक को मेजोरिटी सपोर्ट भी मिला। इसकी वजह से पूरी मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पर बल्शेविक ने अपना कंट्रोल जमा लिया। 1918 से 1919 तक के पीरियड को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इस समय रूसियन एम्पायर पर सोशलिस्ट, रिवोल्यूशनरी और प्रोजारिस्ट का राज था। बल्शेविक ने जैसे ही लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तब रूसियन आर्मी दो हिस्से में बांट गई। कुछ सोल्जर्स ने पीजेंट्स को सपोर्ट किया, लेकिन नॉन रूसियन बल्शेविक, लिबरल्स और जो लोग मोनार्ची सिस्टम में मानते थे, उन्होंने इस डिसीजंस को अपोज किया। इन लोगों का साथ दिया फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन और जापानीज आर्मी। ये सभी ने मिलकर बल्शेविक के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और इस वॉर का नाम था सिविल वॉर। कुछ समय बाद प्रोजारिस्ट ने पीजेंट्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा यानी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। इससे देखते हुए रूसिया में फिर से बल्शेविक के लिए सपोर्ट जगने लगा। 1920 में बल्शेविक ने फिर से रूसिया में राज करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन भी बनाई, जिसका नाम यूएसएसआर कहते हैं। 1928 में सोवियत रूसिया में फूड ग्रेन्स का सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम हो गई। पीजेंट्स ने भी अब गवर्नमेंट की सेट हुए प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स बेचने से मना कर दिया। व्लादिमीर लेनिन की जगह स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करना शुरू कर दिया। जानते हैं बच्चों, स्टालिन ने कहा अगर फूड ग्रेन्स की सप्लाई को बढ़ाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का नाम दिया गया कलेक्टिव फार्म्स। स्टालिन ने कहा कि सभी पीजेंट्स के पास इंडिविजुअली बहुत ही कम लैंड है, इसलिए इन सभी पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मुश्किल होगा। तब क्यों ना सभी पीजेंट से लैंड ले लिया ना जाए और एक लार्ज बड़ा मॉडर्नाइज फार्म बना जाए। इस आइडिया को नाम दिया गया स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। बच्चों, 1929 में सभी लोगों को फोर्स किया जाता कलेक्टिव फार्म में काम करने के लिए, लेकिन बच्चों इतनी एफर्ट्स के बाद ही, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बाद ही रूसिया में फूड ग्रेन्स की सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाई। बच्चों, रूसियन रिवॉल्यूशन से सिर्फ रूसिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बदलाव आया। इंडिया में भी काफी सारे लोग रूसियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, हम लोग हमारा चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रूसियन रिवॉल्यूशंस के बारे में ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से लिखिएगा।